नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सूरज आज आपकी कक्षा 8 के गणित विषय में जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे उससे आगे चालू करते हैं। जो हमारी चैप्टर एक्सरसाइज चल रही थी 1.1, वहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व कर लिए थे, जिसमें हमने जो रेशनल नंबर होते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन नंबर 6 हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 चलेगा, जिसमें ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से, यानी हमको वो प्रॉपर्टी बतानी है कि जिसकी सहायता से ये सवाल सॉल्व होगा। 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, यानी हमें वो गुणधर्म बताना है जिस गुणधर्म से इस सवाल को लिखा गया है। तो हम देखते हैं कि अगर मैं इसको ए लूं, ये मैंने ए लिया, ये मैंने बी लिया और ये मैंने सी, यानी ये संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आप ये देखते हो कि ये जो ए है 1/3 है, ये भी ए है 1/3, तो मैं भी इसको ए लिया। यहाँ जो बी है वो 6 है, तो यहाँ 6 लिया, बी ले लिया इसको, और यहाँ पे 4/3 है, इसको सी लिया है, तो यहाँ भी मैंने इसको सी ले लिया। अब मुझे ये देखना है कि इसमें कौन सा गुणधर्म यूज कर रहा है, यानी कौन सी प्रॉपर्टी काम में आ रही है। तो देखो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी काम आ रही है ए गुणा बी गुणा सी, और यहाँ कैसे लगा हुआ ए गुणा बी गुणा सी। जब ये इस तरह की प्रॉपर्टी होती है ए गुणा बी गुणा सी इक्वल टू ए गुणा बी गुणा सी, यानी इनका मान भी समान आना चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं समान आता है कि नहीं आता, फिर हम इसके गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। तो मैंने इसको देखा, यहाँ से देखता हूँ मैं, ये LHS वाला, यहाँ से मैंने इसको काटा, ये काट दिया, मैं कितनी बार काटा 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर आ गया 1/3 गुणा 4 दूनी 8, तो ये आ गया 8/3, यानी ये वाला पार्ट LHS वाला पार्ट। अब राइट हैंड वाला पार्ट देखते हैं अपन, यहाँ से ये कटा, 2 बार कट गया। ठीक है, अब आप देखते हो 2 एकम 2, 2 गुणा 4/3, तो ये कितना हो गया 8/3। हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो LHS है 8/3 और RHS है 8/3, दोनों बराबर मान है, दोनों का एक ही मान आ रहा है। और ये प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, कौन सा गुणधर्म लगा, इसे हम बोलते हैं सहचारिता नियम। इस नियम का नाम है, इसने क्वेश्चन ये था कि बताइए कौन से गुणधर्म या गुण की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो इसका आंसर होगा जो गुणधर्म है, ये जो गुणधर्म लगाया है मैंने, ए गुणा बी गुणा सी, ए गुणा बी गुणा सी, ये इस गुणधर्म को बोलते हैं सहचारिता गुणधर्म। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आशा है क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है अगला, वो ये कहता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम
गुणात्मक प्रतिलोम माइनस 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। क्यों है अथवा क्यों नहीं, क्वेश्चन का ये है। तो अब हम बात करें इसको सॉल्व करने से पहले कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 1, उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है वो देख लो। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो जो a का गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो 1/a होता है। तो हम ये इसको सोल्व किया आपने, तो सोल्व करने पर देखो ये आ गया माइनस का 8 एकम 8 एक 9, 9/8। और जो मेरा आंसर है ये पूछ रहा है कि क्या ये 8/9 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। तो हमने कहा था कि अगर किसी नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा किया जाए तो हमें गुणनफल 1 प्राप्त होना चाहिए, यानी किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए। तो अब हम यह देखते हैं कि अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास 1 आए। तो देखा हमने यहाँ गुणा करके देखते हैं 8/9। ये जब मैं इसको गुणा कर रहा हूँ तो देखो 8 से तो 8 कट गए, 9 से 9 कट गए, लेकिन आंसर आ रहा है -1। और एक्चुअल में मुझे करना क्या है, मेरे पास आंसर आना चाहिए 1। तो मेरा आंसर निकला इसका आंसर मैं दूंगा -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। रीज़न है कि जब मैं a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a लेता हूँ, यानी इन दोनों को जब मैं गुणा करता हूँ, मल्टीप्लाई करना हूँ, तो मेरे पास जो गुणनफल आना चाहिए वो प्रोडक्ट आना चाहिए 1 आना चाहिए। एक्चुअली में मेरे पास आ क्या रहा है, मेरे पास आ रहा है -1। तो मैं ये कहूँगा -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। आशा ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं, इसका जवाब देता हूं। तो देखें आप, मैं 3 सही 1/3 को लिख सकता हूं 3 एकम 3 और 1 10, 10/3, यानी 3 सही 1/3 को मैंने सोल्व किया 10/3। अब हमने कहा कि किसी नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम यदि a है, अगर उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/a है तो उसका गुणनफल 1 आता है। तो हमने कहा देखो यहाँ हमने 10/3 लिखा, इसका प्रतिलोम ये 0.3 इंटू 0.3। जब मैं 0.3 को सोल्व करता हूँ तो ये हो गए मेरे पास, नीचे 0 आ गया, 10 आ गए क्योंकि डेसिमल। अब देखो 0.3 को मैं लिख सकता हूँ 3/10। यहाँ 3 से ये 3 कट गया, यहाँ 10 से ये 10 कट गया, तो इसका जो प्रोडक्ट है गुणनफल आ गया 1। तो हमने क्या कहा था कि किसी नंबर का अगर गुणात्मक प्रतिलोम है और उसको मैं गुणा कर रहा हूँ तो मेरे पास जो गुणनफल है वो 1 आना चाहिए। यहाँ मैंने 3 से 1/3 को लिखा 10/3 गुणा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये कह रहा है कि 0.3, तो 0.3 को क्या लिखा मैंने 0.3/10 लिख दिया। 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो मेरे पास इसका गुणनफल आ गया 1।
तो इसने कहा क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, तो आंसर होगा मेरा यस। यस, और क्यों होगा उसका कारण मैंने दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट, कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, ऐसी रेशनल नंबर बताइए जिनका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आप क्या किए, तो हमने देखा कि भाई देखो परिमेय संख्या पूछा है इसने। अब परिमेय संख्या को आप किससे लिखते हो, p/q से। और हमने कहा जो p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन तो ये है। और उसमें क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी परिमेय संख्या बताएं जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। तो व्युत्क्रम हमने कहा कि देखो भाई, अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाता है, 1/2 लिख सकते हैं। 4 लिया तो 4 का व्युत्क्रम 1/4। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। तो हमने कहा कि देखो भाई 0 मैंने एक संख्या ली, तो अगर मैं 0 को ऐसे लिख सकता हूँ 0/1, तो क्या अब मैं इसका व्युत्क्रम करूँगा यानी उल्टा करूँगा, तो ये क्या था 1/0। ठीक है, अब 1/0 में देखो ये कह रहा है कि q क्या नहीं होना था, 0, लेकिन या तो q 0 हो जाता है। तो हमारा जो आंसर आया इसका आंसर मैं लिखता हूँ कि ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। तो आंसर आएगा 0 एक ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। ये इसका पहला पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन 10 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन पूछा है परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, यानी ऐसी परिमेय संख्या लिखनी है जो अपना व्युत्क्रम के समान है। परिमेय संख्या जो व्युत्क्रम के समान है। अब हम देखते हैं, देखो सॉल्यूशन कर रहा हूं मैंने कहा देखो कोई भी संख्या जैसे a है, इसका व्युत्क्रम 1/a होता है। हम अभी ने किया व्युत्क्रम। अब इसने कहा परिमेय संख्या जो व्युत्क्रम के समान है, तो मैंने कहा देखो अगर मैं 2 लेता हूं तो इसका व्युत्क्रम होता है 1/2। तो ये समान तो हो नहीं सकती, तो फिर ऐसा क्या हो सकता है। उसके लिए देखो आप, मैंने लिया 1 का व्युत्क्रम कर रहा हूं मैं, तो 1/1 आ गया, मतलब वही समान आ गया, इसको मैं 1 लिख सकता हूं। फिर मैंने लिया -1 को क्या लिख सकता हूं, -1/1, यानी फिर मेरे आंसर आ जाएगा -1। तो एक परिमेय संख्या लिखिए जो व्युत्क्रम के समान है, तो मेरा आंसर आ जाएगा इसमें वो संख्या हो जाएगी -1 और 1। ये परिमेय संख्या है जो व्युत्क्रम के समान होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का जो थर्ड पार्ट है वो, इसमें कहा है कि परिमेय संख्या जो ऋणात्मक के समान है, यानी ऋणात्मक के समान क्या हो सकती है, परिमेय संख्या जो ऋणात्मक के समान है। तो देखो समान है इसका, ऋणात्मक के समान है। तो भाई मैं अब देखो मैंने कहा कि ये 2 ले रहा हूँ,
इसका ऋणात्मक किया तो -2। तो परिमेय संख्या जो ऋणात्मक के समान है, भाई देखो ये तो समान, ऋणात्मक तो कर दिया मैंने इसको, लेकिन ये समान नहीं है, तो फिर ऐसी कौन सी संख्या है? तो आंसर आएगा ये तो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा 0 लो, 0 का ऋणात्मक लो, तो 0 का ऋणात्मक भी तो क्या होता है? 0 ही होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा परिमेय संख्या जो ऋणात्मक के समान है, आंसर आएगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 के तीनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर अगला है 11। वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है आपको कि फिल इन द ब्लैंक्स बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, रिक्त स्थान भरो, रिक्त स्थान भरना है। तो पहला क्वेश्चन है इसका 11वें का, शून्य का व्युत्क्रम है, शून्य का व्युत्क्रम, फिर ये रिक्त स्थान दे दिया है। अब यहाँ हमको इसका करेक्ट आंसर लिखना है कि शून्य का व्युत्क्रम है। अब हम ये जानते हैं कि जो शून्य का व्युत्क्रम होता है, शून्य का जो व्युत्क्रम होता है वो कोई नहीं होता, तो इसका ये क्या लिखेंगे? नहीं है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, इस पहले का आंसर। क्योंकि अगर 1 होता तो उसका वेग लिखते अपन, 2 होता तो 2 का 1/2 लिख देते, लेकिन 0 को क्या लिखेंगे? और तो फिर नॉन डिफाइन आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट आ गया इसका। इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट, संख्याएं ब्लैंक तथा ब्लैंक स्वयं के व्युत्क्रम है। यहां देखना आपके संख्या है। अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था कि ऐसी संख्याएं बताएं जिसका व्युत्क्रम खुद ही होता है। तो संख्याएं यहाँ हमारे पास 2 संख्या है जो स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं। तो अभी उसका आंसर क्या होगा? एक तो हो जाएगा -1 और एक हो जाएगा 1। ये दोनों संख्याएं अपने स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक और कर लेते हैं यहाँ पे, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कि -5 का व्युत्क्रम है, -5 का व्युत्क्रम है। तो -5 का व्युत्क्रम क्या होगा? हमने कहा देखो माइनस का साइन लगा दिया और 5 का क्या होगा? 1/5। तो -5 का व्युत्क्रम हो गया -1/5। आप कहोगे सर कैसे? देखो आप इस नंबर को और इस नंबर को दोनों को गुणा कर लो, प्रोडक्ट कर लो। तो -5 गुणा -1/5 जब आप गुणा करते हो तो ये 5 से तो 5 कट गया और माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। हमने कहा था जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? +1 हो जाना चाहिए, और हमारा आंसर ये रहा, यानी -5 का व्युत्क्रम हो गया -1/5। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन 11वें का तीसरा क्वेश्चन है, 3 हो गए, चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन ही क्या कहता है कि 1/x, जहाँ x क्या नहीं है? 0 नहीं है, इसमें कंडीशन दी है, का व्युत्क्रम है। इसका क्या व्युत्क्रम है? देखो 1/x का व्युत्क्रम हमें मालूम है कि अगर a का व्युत्क्रम 1/a होता है तो 1/a का व्युत्क्रम क्या होगा? a ही होगा।
तो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, x होगा। ये इसका आंसर, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का 5वां पार्ट। 5वां पार्ट क्या कहता है कि दो परिमेय संख्या ओ का गुणनफल हमेशा डेश होता है। प्रश्न ये आपका देखिए, एक क्वेश्चन के साथ हम कई क्वेश्चन बता रहे हैं। इसने कहा दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। अब हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो परिमेय संख्या होती है उनको जब जोड़ेंगे तो भी परिमेय आएगी, परिमेय संख्या को घटाएंगे तो भी परिमेय आएगी, और परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या ही आता है। तो इसका आंसर होगा हमारा परिमेय संख्या। ये इसका आंसर हो गया। अब आप कहोगे कैसे, मैंने कहा देखो, मैंने एक परिमेय संख्या ली 1/2, एक और परिमेय संख्या ले ली 4/5, इनको क्या किया, गुणा किया मैंने। तो अब आप देखो ये इससे कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो मेरे पास कौन सी संख्या आ गई, 2/5। 2/5 भी एक परिमेय संख्या ही होती है। तो इसने यही तो कहा ना, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता, परिमेय संख्या होती है। तो ये इसका आंसर आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11 का 6 क्वेश्चन। इसने क्या कहा, किसी धनात्मक संख्याओं का व्युत्क्रम, किसी धनात्मक संख्याओं का व्युत्क्रम, किसी धनात्मक संख्याओं का व्युत्क्रम हमेशा होता है। अब आपको मालूम है कि किसी धनात्मक पॉजिटिव संख्या है पूछा इसने, तो इसका व्युत्क्रम भी क्या होगा, हमेशा धनात्मक ही होगा। तो आंसर आएगा धनात्मक। आप कहोगे कैसे, मैंने एग्जाम्पल से बताता हूं मैं आपको। किसी धनात्मक संख्याओं का व्युत्क्रम, मैंने लिखा 4, ये 4/5 लिख लेता हूं, इसका व्युत्क्रम किया मैंने तो 5/4 हो गया। देखो ये प्लस है तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा, प्लस आएगा। तो अभी आपने देखा जो प्रश्नावली हमारे 1.1 है उसके 11 के 11 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब जो कि आपको, मुझे तो लगता है कि देखो आपको वो क्वेश्चंस आ गए होंगे। इसके आगे की क्लास में देखते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके लिए। देखो आपको जो टॉपिक आएगा उसके लिए देखो परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पे निरूपण। मैं आज आपको जो 5-10 मिनट की क्लास बची है उसमें ये करवा देता हूँ, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो देखिए, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। निरूपण का मतलब उसको बताना कि कहाँ पर ये संख्याएं आएगी। तो उसके लिए पहले देखो हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, प्राकृत संख्याएं मालूम होनी चाहिए। प्राकृत संख्या आपको मालूम, प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं अपन, नेचुरल नंबर, और इसको डिनोट करते हैं n से। n जो स्टार्ट होता है हमारा वो 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। अब देखो मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की, देखो ये यहाँ रुक गया
क्योंकि 1 2 3। अब देखो मैंने ये बनाया, इसको देखना है आपको, जो 1 से पहले कोई नंबर नहीं है, कोई संख्या नहीं है, यानी ये इस तरफ ये RHS साइड तो बढ़ रही है, लेकिन ये इधर नहीं बढ़ रही है। और कितना बढ़ रही है? इन्फिनिटी, जितना बढ़ा सकते हो आप वो बढ़ सकती है। तो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से, यानी लीस्ट नंबर होता है, जो नेचुरल नंबर होता है प्राकृत संख्या का लीस्ट नंबर वो 1 होता है, सबसे छोटा नंबर 1 होता है। तो ये तो हो गया हमारे पास प्राकृत संख्या। उसके बाद में इसी में और ले लेता हूँ मैं दूसरा पार्ट, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर कहते हैं, ये W से रिप्रेजेंट होता है, और W से, और ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 इस तरह ये चलेगा। अब आपको देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं। तो मैंने एक नंबर लाइन ली इस तरह, ये 0 ये 1 ये 2 इस तरह। अब आप यहाँ देखते हो कि 0 से जो इस तरफ जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो संख्या ये बढ़ रही है, लेकिन 0 के लेफ्ट साइड में जाता हूँ तो संख्या रुक जाती है, यानी आगे नहीं बढ़ पाती। इस तरफ शून्य के बाईं तरफ कोई संख्या नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पूर्ण संख्याओं का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा 0। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाए, जो प्राकृत संख्या है क्या पूर्ण संख्या में आ रही है क्या? आपका आंसर होगा हाँ, क्योंकि प्राकृत संख्या ये वाली है। तो जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्याओं का पार्ट है, हिस्सा है। और क्वेश्चन उल्टा पूछ ले, क्या पूर्ण संख्या है n के अंदर बिलोंग कर रही है? बोलो यहाँ तक की संख्या है तो बिलोंग कर रही है, लेकिन 0 जो प्राकृत संख्याओं में नहीं आ सकता। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। एक और पार्ट ले लेते हैं हम इसका, पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक जिसे हम बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, जैसे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, ये नंबर लाइन है 0 1 2 3, या माइनस ले लूँगा, -1 -1 -2 और -3। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये संख्या है, पूर्ण संख्या, ये संख्या है, ये 0 के इधर भी बढ़ रही है और 0 के इधर भी बढ़ रही है। अब आप देखेंगे कि जो पूर्ण संख्या है ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक में क्या होगा, हम क्या क्या ले सकते हैं, तो I इक्वल टू, ये पूर्णांक है, I इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 इस तरह जाएंगे। अब देखो ये हमने किन किन को रिप्रेजेंट कर लिया नंबर लाइन में, प्राकृत संख्याओं को कर लिया, और किसको किया, पूर्ण संख्याओं को किया, और किसको किया हमने, पूर्णांक संख्याओं को किया। अब हम ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो जो ये पूर्णांक हो गया हमारे पास, जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर दिए। अब देखिए अब आप देख लेंगे प्राकृत संख्या हमारे पास आ गई, पूर्ण संख्याएं आ गई, पूर्णांक आ गई। अब हम परिमेय संख्याओं के, जो कि हमारा टॉपिक है, प्रश्नावली हम स्टार्ट कर रहे थे अपन, इसमें हम पूर्णांक संख्याएं हो गई। अब मैं आपको सामने लेता हूं परिमेय संख्याओं का निरूपण। परिमेय संख्याओं का देखिए, परिमेय संख्याओं का निरूपण में हमने किया। परिमेय संख्या कैसे डिनोट कर सकते हैं, देखो परिमेय संख्या को हम लिखते हैं P/Q फॉर्म में। P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और Q
डज नॉट इक्वल टू 0। ये इंटीजर होना चाहिए और ये भी इंटीजर होना चाहिए। अब आपने यहाँ लिखा 0, मैंने लिखा 1/2, 1 2, तो इस तरह चलेगा ये -1 -2। अब आप देखो, मैं कोई भी नंबर को यहाँ डिनोट करता हूँ, डिनोट किया मैंने, तो ये परिमेय संख्या हम डिनोट करता हूँ मैं नंबर लाइन पे। तो देखो मैंने कोई नंबर लिया जैसे 3/4, इसको नंबर, ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इसको मैं संख्या रेखा पे निरूपण करूँगा। तो अब आप देखो किस तरह से मैं इसको शो कर सकता हूँ। जो 3/5 है ये क्या होगा, या तो मैं सिंपल तरीके से कर देता हूँ, देखो यहाँ 3 लिख दिया, मैं यहाँ सबके नीचे 4 कर दूंगा, या 4 कर दूंगा सबके नीचे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा, ये 4 और ये 4, तो 3/4 कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। अब आप देखो 3/4 कहाँ दिख रहा है, ये इस नंबर और इस नंबर के बीच में दिख रहा है, ये 3/4 है। तो परिमेय संख्या का जो निरूपण होता है ना सरल रेखा पर, ये एक संख्या रेखा है, इस पे निरूपण करना आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपसे ले लूं कि अगर मैं 1/2 को संख्या रेखा पर, ये परिमेय संख्या है, तो देखो ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे -1, ये -2 या -3। आपको 1/2, तो 1/2 किधर आएगा, इस तरफ आएगा। अब आपने कहा कि सर यहाँ बटा 2 है, तो मैंने कहा देखो सबके नीचे 2 लिख लो आप, सबके नीचे कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाएगा ये। तो आपने कहा सर 1/2 हमें नज़र आ गया, 1/2 कहाँ नज़र आया आपको, यहाँ, ये 1/2 आ गया। तो ये जो 1/2 है ये परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या मैंने इस पे निरूपण कर दिया। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी हमारी, जिसमें हमने प्रश्नावली 1.1 पूरी करवा दी, उसके बाद में संख्याओं का क्या करवा दिया, जो परिमेय संख्या है उन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण करवा दिया। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।